गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन लोग लास्ट 2-3 टर्म से भारत में राष्ट्रीय अभ्युदय के क्या कारण रहे, नेशनल अवेकनिंग के क्या कारण रहे, उसको अपन लोग देख रहे थे, जिसमें अपन लोगों ने रिलीजियस मूवमेंट्स को लिया, पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन्स को लिया, इकोनॉमिक रीजन्स को लिया। लास्ट जो हम डिस्कस कर रहे थे वो था एजुकेशनल एंड कल्चरल फैक्टर्स को, जिसमें कुछ कारणों को हम लोग देख चुके थे, जैसे किस प्रकार से जो नई शिक्षा नीति थी, जो पाश्चात्य शिक्षा पद्धति थी, उसने कब भारतीयों में जो राष्ट्रीयता की भावना थी, उस राष्ट्रीयता की भावना को जगाने का कार्य किया। आज हम लोग ले रहे हैं कि ये जो पाश्चात्य शिक्षा पद्धति थी, इस पाश्चात्य शिक्षा पद्धति के माध्यम से किस प्रकार से जो वेस्टर्न आइडियाज थे, जो लॉ, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी से जुड़े हुए थे, उन्होंने किस प्रकार से भारतीयों को प्रभावित किया, भारतीयों में राष्ट्रीयता की भावना को लाने का कार्य किया। तो इसमें हम देखते हैं कि जो इंग्लिश लैंग्वेज थी, जो पाश्चात्य शिक्षा पद्धति थी, इसने भारतीयों को यूरोपीय सभ्यता तथा विचारों के संपर्क में आने लगे। रिजल्ट ये हुआ कि मिल्टन, बर्क, मैकॉले, हर्बर्ट स्पेंसर जैसे विद्वानों की जो रचनाएं थीं, जो व्यक्तिवाद, उदारवाद से जुड़ी हुई थीं, व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़ी हुई थीं, उनसे उनका परिचय हुआ। उनका जो जनतांत्रिक साहित्य था, जो स्वतंत्रता के नारे हमें पश्चिमी साहित्य में देखने को मिलते हैं, उससे अब भारतीय परिचित होने लगे। यूरोप में जो राष्ट्रीयता की भावना फैली हुई थी, इससे अब भारतीय प्रभावित होने लगे और अब उनमें भी स्वतंत्रता के लिए एक नई स्पिरिट, एक नवोल्लास की भावना जागृत हुई, जिसमें हम जर्मनी और इटली का उदाहरण लेते हैं कि किस प्रकार से जर्मनी और इटली के द्वारा अपना एकीकरण किया गया। तो स्वतंत्र जर्मनी, स्वतंत्र इटली की भांति अब इंडियंस भी एक इंडिपेंडेंट इंडिया, स्वतंत्र भारत की कल्पना करने लगे। फ्रांसीसी क्रांति, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम और ब्रिटेन का स्वयं का जो संवैधानिक विकास धीरे धीरे हो रहा था, उसने भारतीयों को इस बात का विश्वास दिलाया कि स्वतंत्रता संग्राम के द्वारा वे भी अपनी स्वतंत्रता को प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर का ये कहना है कि अंग्रेजी लेखकों की जो रचनाएं थीं, जो मानव प्रेम, न्याय तथा स्वतंत्रता की भावना से परिपूर्ण थीं, उसका अध्ययन भारतीयों के द्वारा किया गया और इसने उनको आगे बढ़ने की प्रेरणा प्रदान करी। इसमें टैगोर वर्ड्सवर्थ की कविताओं का उल्लेख करते हैं, शैली की कविताओं का उल्लेख करते हैं। इसी प्रकार से रैमजे मैकडोनाल्ड हर्बर्ट स्पेंसर के व्यक्तिवाद का हवाला देते हैं, लॉर्ड मॉर्ले के उदारवाद का हवाला देते हैं कि किस प्रकार से जो इनके व्यक्तिवाद, उदारवाद, मानव स्वतंत्रता की जो बातें थीं, कंसेप्ट थे, इससे भारतीय अब काफी प्रभावित होने लगे और उनको ये लगने लगा कि ये ब्रिटिशर्स खुद जो स्वयं अपने यहाँ पर इस प्रकार की परंपराओं को अपनाए हुए हैं, वो हम भारतीयों को भी उन्हें देना चाहिए। तो अब एक उनमें उत्सुकता थी, मांग थी कि हमें अब इन्हीं सब चीजों को प्राप्त करने के लिए प्रयास करना है। इसके अलावा जो प्राचीन हिंदू साहित्य था, हिंदू सभ्यता और संस्कृति थी, उसके ऊपर भी इंडियन स्कॉलर्स के द्वारा, यूरोपियन स्कॉलर्स के द्वारा उस पर काफी शोध का कार्य किया गया, जिसमें हम जोन्स का नाम ले सकते हैं, कोब्रुक, मैक्स मलर, मोनियर विलियम्स जैसे यूरोपियन विद्वानों का नाम लेते हैं। तो दूसरी तरफ हम आरजी भंडारकर का, एचपी शास्त्री का, आरएल मित्रा का, रानाडे जैसे भारतीय विद्वानों का नाम लेते हैं, जिन्होंने जो प्राचीन भारतीय सभ्यता और संस्कृति थी, उसके ऊपर अपनी रचनाओं के माध्यम से प्रकाश डाला। हमारी जो प्राचीन सभ्यता और संस्कृति जो मानवीयता से परिपूर्ण थी, मानव गरिमा से परिपूर्ण थी,
उसके बारे में दुनिया को हाईलाइट करने का कार्य किया, खुद स्वयं भारतीयों को जागरूक करने का कार्य किया। यहाँ पर वैलेंटाइन शिरोल का एक सेंटेंस है कि इन विद्वानों की रचनाओं में पश्चिमी दुनिया की अपेक्षा भारत को ही उसकी संस्कृत भाषा की संपदा और हिंदू साहित्य के ऐतिहासिक तथा साहित्यिक महत्व को बतलाया, जो भारतीय सभ्यता की कुंजी रही। वेद और उपनिषद की महानता को उन विद्वानों ने प्रकाश में लाने का कार्य किया। तो इससे जो भारतीय थे अपनी प्राचीन संस्कृति की जो महानता थी, जो गौरव था, उससे अब अवगत हुए। स्वाभाविक है कि इससे उनमें एक आत्मविश्वास की भावना पैदा हुई, स्वाभिमान की भावना पैदा हुई और इसके अतिरिक्त देश में खासकर बंगाल में राष्ट्रीय साहित्य का उदय हुआ, जिसमें हम बंकिम चंद्र चटर्जी का उदाहरण लेंगे, जिनकी रचना थी आनंद मठ। आनंद मठ की रचना को देश प्रेम का ग्रंथ माना जाता है और इसी आनंद मठ की एक अंश है वंदे मातरम करके, जो स्वतंत्रता के समय बलिदान होने वाले शहीदों का प्रमुख गीत रहा। इसी प्रकार से प्राचीन भारतीय साहित्य तथा संस्कृति की अभिव्यक्ति तथा तत्कालीन क्रांतिकारी साहित्य ने भारतीयों के हृदय में राष्ट्रवाद को, उदारवाद को तथा स्वतंत्रता की भावना को दृढ़ बनाने का कार्य किया। नेक्स्ट जो हमें इसमें रीजन दिखाई दे रहा है, जो फैक्टर दिखाई दे रहा है, वह है भारतीय प्रेस तथा भारतीय साहित्य का प्रभाव। भारतीय प्रेस, समाचार पत्रों और भारतीय साहित्य के द्वारा भारत में राष्ट्रीय जागरण के संबंध में एक महत्वपूर्ण काम किया गया। राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभिक दिनों में एक राष्ट्रीय संस्था का देश में अभाव था और इस अभाव की पूर्ति प्रेस के द्वारा की गई। दूसरी बात, उस समय जो अंग्रेजी समाचार पत्र थे, वो अंग्रेजी समाचार पत्र तो भारतीयों के प्रति, भारतीयों की मांगों के प्रति वो एक इग्नोरेंट थे, एरोगेंट थे, उसके ऊपर उन्हें कोई तवज्जो नहीं दी जा रही थी। तो इन सब कार्यों को, इन सब अभावों को पूरा करने का कार्य भारतीय समाचार पत्रों के द्वारा किया और इन भारतीय समाचार पत्रों ने भारतीयों में एक तरफ तो राष्ट्रीय भावना को जगाने का काम किया, देश प्रेम तथा राष्ट्रीयता को पैदा करने का कार्य किया, तो दूसरी तरफ ब्रिटिश साम्राज्यवाद की जो बुराइयां थीं उनका पर्दाफाश किया। ब्रिटिशर्स की जो कमियां थीं, ब्रिटिशर्स का जो दोगला व्यवहार था कि भारतीयों के लिए एक प्रकार की नीति रखते थे, भारतीयों के प्रति एक प्रकार का व्यवहार रखते थे और स्वयं ब्रिटिशर्स अपने मुल्क में ब्रिटिशर्स के प्रति एक दूसरा मानवीय चेहरा रखते थे। इन सब का पर्दाफाश करने का कार्य भारतीय समाचार पत्रों के द्वारा किया गया। तो इससे जो एक तरफ तो उन्होंने, जो समाचार पत्र थे, उन्होंने ब्रिटिशर्स की कमियों को उजागर करने का काम किया, उनकी बुराइयों को उजागर करने का काम किया, तो दूसरी तरफ जो भारतीयों की कुंठित भावनाएं थीं, उनकी कुंठित भावनाओं को भी प्रकाश में लाने का कार्य किया। इसमें खासकर हम जिन हिंदी भारतीय समाचार पत्रों का जिक्र कर सकते हैं, हम उसमें इंडियन मिरर ले सकते हैं, हिंदू, पैट्रियट, अमृत बाजार पत्रिका, बेंगलोर एंड बम्बई समाचार, सोम प्रकाश, कामरेड, न्यू इंडियन, केसरी, आर्य दर्शन इत्यादि मुख्य रूप से उल्लेखनीय समाचार पत्र थे। फिलिप्स के शब्दों में कहें तो ये कह सकते हैं कि सन 1877 में देसी भाषाओं में बॉम्बे प्रेसिडेंसी और उत्तर भारत से 62 न्यूज़पेपर्स प्रकाशित होते थे तथा बंगाल और दक्षिण भारत से क्रमशः 28 और 20 समाचार पत्र प्रकाशित होते थे, जिसके नियमित पाठकों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी। समाचार पत्रों के अलावा उस समय का जो तत्कालीन भारतीय लोकप्रिय साहित्य था, उसने भी राष्ट्रीयता की भावना को जगाने का काम किया और इसमें बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ को बंगाल के क्रांतिकारियों का बाइबल के नाम से पुकारा गया।
रविंद्रनाथ टैगोर, डीएल रॉय की कविताएं, गीत और संगीत ने राष्ट्रीय साहित्य को पर्याप्त मसाला प्रदान किया, तो दीनबंधु रचित नील दर्पण और भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखित पुस्तक भारत दुर्दशा ने लोगों को स्वदेश प्रेम की वाणी सुनाई। तो इस रूप में भारतीय प्रेस ने, भारतीय साहित्य ने भारत में राष्ट्रीयता के निर्माण में अद्भुत योगदान दिया। इसके अलावा कुछ अन्य फैक्टर्स भी हमें देखने को मिलते हैं और उसमें सबसे पहला है सरकारी नौकरियों के संबंध में अन्यायपूर्ण तथा पक्षपातपूर्ण नीति। इनमें ब्रिटिश सरकार के द्वारा इस प्रकार की नीतियां अपनाई जा रही थीं जिससे कि भारतीयों को उच्च सरकारी पदों से अलग रखा जा सके, उन्हें वंचित किया जा सके। 1833 में जो एक्ट पारित किया गया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा, उसमें यह कहा गया कि केवल योग्यता के आधार पर ही सरकारी पदों के ऊपर नियुक्ति होगी और इसमें इंडियंस और यूरोपियंस के बीच किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। 1858 ईस्वी में क्वीन विक्टोरिया की जो घोषणा की गई थी उसमें भी यही कहा गया था कि इंडियंस और यूरोपियंस के बीच गवर्नमेंट जॉब के अपॉइंटमेंट्स को लेकर के कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। लेकिन व्यवहार में हमें दूसरा ही रूप देखने को मिला ब्रिटिश सरकारी अधिकारियों का, जिसको हम ये भी कह सकते हैं कि इस नीति को व्यवहार में तो कभी लाया ही नहीं गया। भारतीयों को उच्च पदों पर नियुक्त नहीं किया जाता था और खासकर 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों को ये विश्वास और ये डर दोनों पैदा हुआ कि भारतीयों की उच्च पदों के ऊपर नियुक्ति अब खतरे से खाली नहीं है। कारण उनका अंग्रेजी शासन के प्रति निष्ठा अब वो संदेहात्मक मानने लगे। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का जो क्रम था वो इस प्रकार से था कि भारतीयों की उच्च पदों के ऊपर नियुक्ति एक तरीके से इम्पॉसिबल टाइप ही हो गई थी। नंबर 1, परीक्षा का माध्यम अंग्रेजी था और परीक्षा इंग्लैंड में होती थी। इसमें प्रतिद्वंदी इस प्रतियोगी परीक्षा में सफल होने वाले भारतीयों की संख्या कम हो जाती थी। नंबर 2, यदि इस कठिन प्रतियोगी परीक्षा में कोई सफल भी हो जाए तो किसी न किसी बहाने से उसे नौकरी से बाहर कर दिया जाता था, बर्खास्त कर दिया जाता था। सुरेंद्रनाथ बनर्जी और अरविंदो घोष ब्रिटिश सरकार की इस पक्षपातपूर्ण नीति के शिकार हुए। जब परीक्षा में सफल हो जाने के बावजूद कम उम्र और असफल घुड़सवारी के तर्क पर उनकी नियुक्तियां नहीं की गई। बची खुची कसर लॉर्ड लिटन के द्वारा पूरी कर दी गई। लॉर्ड लिटन के समय में इन नौकरियों के लिए जो प्रवेश की आयु थी वो 21 वर्ष से घटा करके 19 वर्ष कर दी गई, जिससे कि भारतीयों को उच्च पदों से लगातार दूर रखा जा सके। तो भारतीय राष्ट्रवादियों के द्वारा भारतीय समाचार पत्रों ने नौकरी के संबंध में जो अंग्रेजों का ये पक्षपातपूर्ण रवैया था उसका जम करके विरोध किया और इस विरोध को हाईलाइट करने के लिए सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की गई और ब्रिटिश राज्य के संगठित विरोध के लिए उन्होंने सारे देश का भ्रमण किया, जिससे अंग्रेज विरोधी आंदोलन को बहुत बढ़ावा मिला। नेक्स्ट जो हम लेंगे रीजन वो है विदेशी आंदोलनों का प्रभाव, विदेशी घटनाओं का प्रभाव। इसमें हम लेंगे कि किस प्रकार से विदेशों में जो राष्ट्रीय आंदोलन चल रहे थे, जो सुधार आंदोलन चल रहे थे और छोटे छोटे राष्ट्रों के द्वारा बड़ी बड़ी महाशक्तियों को हराया जा रहा था, इसने भी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के ऊपर प्रभाव डाला। इसमें हम इटली, जर्मनी, रोमानिया तथा फ्रांस के राजनीतिक आंदोलन, इंग्लैंड के सुधार अधिनियम, अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम का बड़ा ही हेल्दी इम्पैक्ट भारतीयों के मस्तिष्क पर देखने को मिलता है, जिन्होंने उन्हें उत्साहित किया, साहस पैदा किया और मातृभूमि को विदेशी सत्ता की जंजीर से छुटकारा दिलाने की भावना
उनके ऊपर पैदा की। इसी प्रकार से अबिसिनिया के द्वारा इटली को हराया जाना, जापान के द्वारा चीन को हराया जाना, ये जो घटनाएं थीं, इन्होंने भारतीयों में इस प्रेरणा भावना को पैदा किया कि जब ये छोटे छोटे राष्ट्र इन बड़ी बड़ी राष्ट्रों को हरा सकते हैं तो हम भी संगठित होकर के ब्रिटिश सरकार को यहाँ से उखाड़ करके फेंक सकते हैं। नेक्स्ट हम लेंगे आवागमन तथा संवाद वाहन के साधनों का विकास। इसने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने में जबरदस्त भूमिका का निर्वाह किया। 1860 ईस्वी के बाद अंग्रेजों के द्वारा बहुत तेजी से सड़क, रेल, डाक तार आदि आवागमन तथा संवाद वाहन के साधनों का विकास किया गया। परिणाम ये हुआ कि देश के दूर दूर भागों में रहने वाले या दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले जो भारतीय थे, अब वे एक दूसरे के संपर्क में आने लगे। राष्ट्रीय नेता सुविधापूर्वक देश के एक कोने से दूसरे कोने में भ्रमण करने लगे। इससे उन्हें प्रचार कार्य में आसानी मिली और विदेशी सत्ता के विरोध में आंदोलन को राष्ट्रीय पैमाने पर संगठित किए जाने का मौका मिला। देश के विभिन्न भागों के नेताओं तथा जनता में निकट संपर्क स्थापित होने के कारण राष्ट्रीय एकता का, राष्ट्रीय भावना का विकास हुआ। इसको हम गुरुमुख निहाल सिंह के शब्दों में कह सकते हैं कि आवागमन के साधनों ने विशाल देश को एक कड़ी में जोड़ दिया तथा भौगोलिक एकता को वास्तविकता में बदल दिया। लास्ट हम लोग लेंगे भारतीयों के हृदय में आत्मग्लानि और क्षोभ की जो भावना थी उसका खुलना। जो धीरे धीरे चेंजेस हमें ऑल ओवर द वर्ल्ड और इंडिया में देखने को मिल रहे थे, तो ये जो एक नवयुग की शुरुआत हो रही थी, इस नवयुग के प्रभात ने भारतीयों की आंखें खोल दी। एक और उन्हें यूरोपीय देशों की प्रगति की झलक देखने को मिल रही है, तो दूसरी तरफ उन्हें अपनी प्राचीन संस्कृति की गरिमा का ज्ञान प्राप्त हुआ। उन्होंने जब अपनी वर्तमान अवस्था को यूरोपीय प्रगति तथा प्राचीन भारतीय संस्कृति के संदर्भ में देखा तो उन्हें स्वतः ही आत्मग्लानि होने लगी और अब वे प्रगति के लिए छटपटाने लगे। अन्य देशों की भांति सामाजिक तथा आर्थिक प्रगति का वे स्वप्न देखने लगे और राजनीतिक स्वतंत्रता को अब उन्होंने अपना एक लक्ष्य बना लिया। कुल मिलाकर के कॉन्क्लूजन के तौर पर, निष्कर्ष के तौर पर, उपसंहार के तौर पर हम ये कह सकते हैं कि विश्व के अन्य राष्ट्रीय आंदोलनों की भांति भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उद्भव के पीछे भी अनेक कारणों का हाथ रहा। इसका श्रेय किसी एक तथ्य को नहीं दिया जा सकता, बल्कि ढेर सारे फैक्टर्स इसके लिए जिम्मेदार थे। इसमें हम सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक तथा अनेक कारणों की पृष्ठभूमि में राष्ट्रीय जागरण की शुरुआत हुई। इसमें केवल भारतीयों का ही नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से अंग्रेजों का भी सहयोग रहा। पाश्चात्य शिक्षा के प्रकार, अंग्रेजों की अन्यायपूर्ण पक्षपातपूर्ण नीति, उनके द्वारा भारतीयों का आर्थिक शोषण तथा पाश्चात्य विचारकों एवं राष्ट्रीय आंदोलन ने काफी हद तक भारतीयों में राष्ट्रीय चेतना का संचार किया। कुछ लोग तो ये कहते हैं कि भारतीय राष्ट्रीयता बेसिकली ब्रिटिश साम्राज्य के द्वारा पाला हुआ एक शिशु है। तो कुल मिलाकर के हम ये कहें कि भारतीय जागृति का उद्भव कोई एक निश्चित कारण का परिणाम नहीं है, बल्कि ढेर सारे कारणों के परिणामों के रूप में हमें ये देखने को मिल रहा है। थैंक यू।